जय हिंद। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो आज के इस वीडियो में हम जो है देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2008 में यानी 5/10/2018 को पूछा गया था शिफ्ट नंबर 1 का साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये हमारा जो है साइंस का आरआरबी ग्रुप डी के साइंस का क्लास नंबर 11 है। इसके पहले यदि आपने सारा वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं या चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए जो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें हम जो है पिक्चर और फैक्ट के साथ में डिस्कशन किए हैं। तो चलिए हम जो है यहाँ पे शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है आज के सवाल में। हमारे पास सवाल है कि MnO2 + 4HCl और ये बनता है MnCl2H2O + Cl2 दी गई अभिक्रिया डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यानी कि ये जो अभिक्रिया दिया गया है ये किस प्रकार का अभिक्रिया है ये बताना है। देखिए, संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा क्योंकि संयोजन में क्या होता है, दो मिल के एक बनता है, जबकि यहाँ एक नहीं तीन चीज है, तो संयोजन नहीं होगा। दोहरे विस्थापन में क्या होगा कि अदला बदली होता है, यहाँ अदला बदली भी नहीं हुआ है, आयनों का अदला बदली होता है तो ये भी नहीं हुआ, तो ये भी नहीं होगा, तो विस्थापन तो होगा ही नहीं। रेडॉक्स अभिक्रिया ये हो जाए, क्या है ये, रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया उसको बोलते हैं जिसमें कि आपका जो होता है ऑक्सीकरण भी होता है और अवकरण भी होता है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ का जो है ये आपका डिफिनेशन पूछा हुआ है, ये क्या चीज का डिफिनेशन है ये बताना है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन जो है, प्रति इकाई आयतन जो है द्रव्यमान पर वो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। क्या घनत्व कहलाता है, एक बात ध्यान रखिएगा, जिसके साथ ये प्रति इकाई लिखा हुआ, जैसे यहाँ आयतन के साथ लिखा हुआ प्रति इकाई आयतन, तो वो क्या होगा, नीचे जाएगा, तो आयतन नीचे आएगा और द्रव्यमान क्या होगा, ऊपर आएगा। तो m/v क्या होता है, घनत्व होता है। यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है नहीं होता है घनत्व। तो देखिए घनत्व क्या है, घनत्व हम किसको कहते हैं, तो किसी पदार्थ का एकांक आयतन जो होता है द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान जो है उसका घनत्व कहलाता है। ये घनत्व का है, यानी द्रव्यमान बटे आयतन m/v, इसी को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व का SI मात्रक क्या होता है कि किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन जो है मीटर इसका SI मात्रक होता है। घन से आप ध्यान रखेंगे उत्प्लवन बल भी घन से संबंधित है, क्योंकि उत्प्लवन बल भी जो है इस पर निर्भर क्या करते हैं। ठीक है, तो उत्प्लवन बल क्या होता है कि देखिए, जब आप किसी द्रव को जो है किसी भी पदार्थ को जब आप द्रव में डुबाएंगे, पूर्णतः डुबाया या आंशिक रूप से उसे डुबाया जाता है, तो उस वस्तु पर, जिस वस्तु को डुबाया गया उस वस्तु पे क्या होता है कि ऊपर की तरफ ना, उस वस्तु को ऊपर क्या होता है, ऊपर की तरफ से ये वस्तु है, इसके ऊपर क्या होता है, ऊपर की तरफ जो है इस वस्तु पर एक बल लगता है। जो बल लगता है उसी बल को उत्प्लवन बल कहते हैं। उत्प्लवन बल जो होता है ये बल का जो परिमाण होता है ये द्रव के घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। क्या करता है, द्रव के घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। और द्रव के घनत्व से अधिक कम घनत्व की वस्तु है, ठीक है, यानी द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तु है तो वो द्रव में तैरती है, लेकिन द्रव से अधिक घनत्व वाली जो वस्तु होती है वो डूब जाती है। यानी कि द्रव से अधिक घनत्व है वस्तु का तो वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पिक्चर आप देख ही रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि इस तरह का जो नाव के साइज का इस तरह का है, ये कॉर्क जो है ये तैर रही है, और जबकि कांटी क्या हो गई, डूब गई। कांटी इसलिए डूब गई क्योंकि इस कांटी का यानी कील का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से अधिक हो गया, तो अधिक घनत्व जो हो जाएगा वो डूब जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डैश की SI इकाई जो है वोल्ट है। तो वोल्ट किसकी SI इकाई है, तो ये विभवांतर का है। किसका, विभवांतर का। विभव भी रहता तो भी उसका इकाई क्या होता, वोल्ट ही होता। विद्युत धारा का SI इकाई क्या होता है, आपका एम्पियर होता है, और प्रतिरोध का ओम होता है। और विद्युत आवेश का क्या होता है, Q, मतलब कि कोलोम्ब होता है। ठीक है, क्या होता है, कोलोम्ब, इसको C से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो ये किस में होती है, तो जटिल ऊतक में जो है, किसमें, जटिल ऊतक में जो है एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है। देखिए जटिल ऊतक के बारे में थोड़ा सा समझिए।
जटिल ऊतक किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार की जो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं ऊतक, उसी ऊतक को जटिल ऊतक कहा जाता है। जटिल ऊतक जो होता है ये दो प्रकार की होती है, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम क्या करता है? पौधे में जो जल का वहन करने का काम करता है जाइलम करता है, जो कि जड़ से तना की तरफ ये गमन करते हैं और एक दिशीय होता है। जबकि फ्लोएम ऊतक जो होता है ये आपका खाद्य पदार्थ यानी पौधे में जो भोजन बनता है उसका परिवहन करते हैं। ये द्विदिशीय होते हैं, यानी कि ये ऊपर की तरफ भी करते हैं और नीचे की तरफ, सभी दिशा में इनका गमन होता है। ये जो है खाद्य पदार्थ का वहन करने में काम आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाले उत्क्षेप बल यानी कि देखिए अभी बता रहे थे आपको डिस्कशन में, उत्क्षेप बल को जो है उत्पल्लवन बल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उत्क्षेप बल को उत्पल्लवन बल भी कहते हैं। तो उत्पल्लवन बल यानी उत्क्षेप बल डैश होगा, क्या होगा ये बताना है। तो हो क्या रहा है, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु तैर रही है। तैरने का मतलब क्या हो गया? वस्तु तैर रही है। तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा? ठीक है, तो उत्क्षेप बल क्या होगा? वो वस्तु के क्या होगा? वस्तु के भार के ये बराबर होगा। जितनी जो है जो उत्क्षेप बल क्या होगा? वस्तु के भार के बराबर होगा, क्योंकि भार जितना होगा उसी के हिसाब से जो जितना बल, देखिए जल क्या करेगा? वस्तु के ऊपर बल लगाता है। देखिए जब किसी, आप ध्यान रखिएगा कि जब किसी वस्तु को हम द्रव में डुबाते हैं तो उस पर दो बल लगता है। एक गुरुत्वीय बल जो कि उसको नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है, और एक क्या करता है? जल उसके तरफ लगाते हैं जो कि उसको ऊपर की तरफ धकेलता है। ये दो बल लगता है। देखिए उत्पल्लन बल, इसके बारे में आपको डिस्कशन कर ही चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा कि उत्पल्लन बल क्या होता है आपका, इस उत्पल्लन बल को ही हम क्या कहते हैं? उत्क्षेप बल कहते हैं। तो ये क्या कहता है? प्रत्येक द्रव अपने अंदर पूर्ण या आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर क्या करता है? एक बल लगाता है, जिसे उत्क्षेप या उत्पल्लन बल कहते हैं। उत्पन्न बल किस पर निर्भर करता है? तो द्रव के घनत्व, ध्यान रखिएगा, द्रव के घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। और द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तु ही क्या हो कर सकती है? द्रव पर तैर सकती है। लेकिन यदि द्रव से अधिक घनत्व है ना वस्तु का, तो वस्तु डूब जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको रिवीजन अच्छा हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। और ये किस सिद्धांत का है? ये कौन सा सिद्धांत? ये इसको बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है, तब वस्तु की तरफ जो है लगने वाला एक बल का अनुभव करता है। वस्तु क्या करता है? ऊपर की तरफ लगने वाला एक बल का अनुभव करता है। इसी ऊपर के बल को हम क्या कहते हैं? उत्पल्लन बल कहते हैं ना। तो उस उत्पल्लन बल का अनुभव करता है। और ये जो बल होता है वस्तु द्वारा विस्थापित तरल भार के बराबर होता है, जिसके ऊपर आपका ये क्वेश्चन था। अभी जो ये क्वेश्चन पूछा गया था इस सिद्धांत के इसी सेक्शन से पूछा गया था, इसी सेक्शन से, ठीक है ना, इस सिद्धांत का इसी सेक्शन से। इसीलिए हर सेक्शन को ध्यान से रखिए। और आप यदि पहले भी देखे होंगे तो कई बार क्या करता है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत पूरा लिख के दे देता है और पूछता है बताइए किसका सिद्धांत है। तो ये क्या होता है? वस्तु बल जो है वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ध्यान रखिएगा कि पदार्थ का जो अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। जो जलयान होता है, जलयान मतलब जो जहाज होता है पानी में चलने वाला, या पनडुब्बी के डिजाइन में तैयार होता है। पनडुब्बी क्या होता है? यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, ये पनडुब्बी है जो कि पानी के अंदर डूब के चलती है ना, इसीलिए इसको पनडुब्बी कहते हैं। दुग्धमापी हो गया, दुग्धमापी यानी कि इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर हो गया, ये सभी क्या होता है आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो है ये दो उदाहरण नहीं कि इसका उपयोग जो है, इन दोनों उदाहरण जो यहाँ पे लिखा हुआ ये दो लाइन, इस दोनों पे ही क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है इस पे, ठीक है ना। यदि आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा, हम रिवाइज करवाते चल जाते हैं। तो इसी कारण जो होता है आपका लोहा या स्टील का जो बना जलयान होता है, इतना बड़ा होते हुए भी वो क्या करता है? जल पे तैरता है। और छोटी सी पीन जो कि आपको पिक्चर में दिखाई तो वो जल में डूब जाती है। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े जलयान या पनडुब्बी होते हैं उसको क्या करते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे बनाया जाता है, जबकि जो पीन होता है उसको इस सिद्धांत पे नहीं बनाया जाता है ना। तो यहाँ पे तो हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं। क्या बताए हैं उत्प्लवन बल के बारे में? कि यदि वस्तु पे लगने वाला जो गुरुत्व बल होगा वो अधिक हो जाता है और जो उत्प्लवन बल है वो कम हो जाता है, तब वस्तु डूब जाएगी।
क्योंकि गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ खींचेगा, यदि वो अधिक हो गया तो वस्तु नीचे की तरफ चल जाएगा। लेकिन यदि आपका गुरुत्व बल, ठीक है, उत्प्लवन बल से कम हो जाता है और उत्प्लवन बल जो है अधिक हो जाता है, तब वस्तु तैरेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डैश तरंग चमगादड़ को उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। तो कौन सी तरंग जो है चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाले बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है? तो ये आपका क्या है? प्राश्रव तरंग है। कौन है? प्राश्रव तरंग के द्वारा जो है चमगादड़ अपनी रास्ता में आने वाले बाधाओं का पता लगाते हैं। क्या जाएगा? प्राश्रव तरंग है। चलिए थोड़ी सी हम जो है तरंग के बारे में जान लेते हैं, थोड़ी सी क्या पूरी तरह से हम जान लेते हैं। ठीक है, आप बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और आपके जितना यदि आपने इस वीडियो को अच्छा से पूरा देख लिया, आपके जैसा कोई नहीं इसका एक्सप्लेनेशन कर सकता है। ठीक है, तो हम देखिए आवृत्ति के आधार पे जो है ध्वनि को 3 भागों में बांटते हैं। एक अवसरव, ये अपने होगा, अवसरव तरंग होगा जिसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। तो अवसरव जो तरंग होता है इसकी आवृत्ति क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। और जो भूकंप होता है तो भूकंप से पहले जो है यही तरंग जो है उत्पन्न होती है। इसे जो है हम लोग यानी कि मनुष्य जो है इसे नहीं सुन सकता है, लेकिन कुत्ता बिल्ली जैसे जो जानवर है वो इसे सुन सकते हैं। इसीलिए जब भूकंप आता है, भूकंप आने से पहले जो जानवरों में क्या होता है, ये इस तरह का हलचल आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वो भूकंप से आने वाले जो ये पहले जो अवसरव तरंगे होते हैं उसको ये सुन सकते हैं। दूसरा हमारे पास तरंग कौन होता है? श्रव्य तरंग है। श्रव्य तरंग यानी कि ऑडियोबल क्या? वेव। तो इसकी आवृत्ति क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000, ध्यान रखिएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और इसे जो है हम लोग सुन सकते हैं, यानी मनुष्य जो है इसको सुन सकते हैं। और साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि मानव जो 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चा है वो और कुत्ता जो होता है उसकी जो होता है यहाँ तक ये 25,000 हर्ट्ज तक ये ध्वनि को सुन सकता है। जबकि सामान्यतः मनुष्य कितना सुन सकता है? मैक्सिमम वो 20,000 हर्ट्ज तक। लेकिन 5 वर्ष के यदि बच्चा है तो वो 25,000 हर्ट्ज तक भी ध्वनि को सुन सकता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। तीसरा हमारे पास क्या होता है? प्राश्रव तरंगे होता है, जिसको हम अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, प्राश्रव तरंगे। और इसी प्राश्रव तरंगे के ऊपर ये जो क्वेश्चन आपका अभी बना हुआ था, और हमने यहाँ पे सारा जो है तरंगे का यहाँ पे चर्चा कर दी है, ताकि आपका आने वाले इस सेक्शन से क्वेश्चन जो है आपका नहीं बने, और आप जब टेस्ट दें तो उसमें आप बूस्ट हो, आपका स्कोर ज्यादा से ज्यादा आए। तो देखिए प्राश्रव तरंग क्या होता है? इसकी आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से जो है अधिक होती है। और इसे मनुष्य जो है नहीं सुन सकता है। किस तरंग को? प्राश्रव तरंग को मनुष्य नहीं सुन सकता है, लेकिन डॉल्फिन, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि ये सब आसानी से इसको सुन सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि डॉल्फिन जो है वो जो है 1.5 लाख हर्ट्ज तक वाली जो है ध्वनि को वो आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सारा सेक्शन बने रहिए, हम तो बाद में भी इसका रिवाइज करवाते रहेंगे। इसी से मिलता जुलता एक मैक संख्या होती है, इसको भी यहाँ पे निपटा देते हैं। मैक संख्या क्या करती है? जो वायुयान का जो चाल होता है वो इसी के द्वारा निर्धारण किया जाता है। इसी के द्वारा, किसके द्वारा? मैक संख्या के द्वारा। देखिए यदि मैक संख्या 1 से कम है तो उस वायुयान को जो है सबसोनिक यान कहा जाता है। यदि मैक संख्या 1 है, ठीक है, 1 के बराबर है तो उस यान को सोनिक यान कहते हैं। जबकि 1 से अधिक और 5 से कम यदि मैक संख्या है तो उसको जो है सुपरसोनिक यान कहा जाता है। और मैक संख्या यदि 5 से अधिक हो गया तो उसको हाइपरसोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपरसोनिक। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने 4 पॉइंट बोला, एक सबसोनिक, फिर सोनिक, फिर सुपरसोनिक, और सुपरसोनिक से भी ऊपर हाइपरसोनिक। सबसोनिक 1 से कम, सोनिक हो गया 1। देखिए सोनिक से आप ध्यान रखेंगे, सोनिक हो गया 1 से कम सबसोनिक, 1 से अधिक और 5 से कम सुपरसोनिक, और 5 से अधिक हाइपरसोनिक। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो गया होगा। आप बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए, हम सारा का जो है कई बार रिवाइज करवाते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है कि COOH निम्नलिखित में से किस प्रकृत्मक समूह में उपस्थित है? तो COOH क्या है? ये आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जबकि एल्डिहाइड का क्या होता है? एल्डिहाइड का आपका होता है CHO। क्या होता है? CHO। और एल्कोहल का क्या होता है? OH एल्कोहल का होता है। जबकि कीटोन का क्या होता है? कीटोन का यहाँ आप देख सकते हैं, ये कीटोन का है, जिसमें कि आपका
कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, बाकी जो कार्बन होता है वो एल्काइल ग्रुप के साथ ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कौन सा बॉन्ड से? एल्काइल। आर का मतलब यहाँ पे एल्काइल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसी एल्काइल में से यदि एक हाइड्रोजन रह गया तो वो एल्डिहाइड हो जाता है, और ये जो है आपका कार्बोनिल ग्रुप का, ये सभी क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल ग्रुप का कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है क्रियात्मक समूह को याद रख लीजिए, तभी आपसे अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो मानव शुक्राणु हो या मानव अंडाणु हो, मानव शुक्राणु हो या मानव अंडाणु हो, दोनों में ही जो है 23 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। 23 गुणसूत्र, 23 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? 23 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। 23 में से 22 जो होते हैं, यदि हम बात करें 22 जो होते हैं वो अलग होते हैं, और जो लिंग गुणसूत्र होता है वो केवल जो होते हैं वो जो आपका होता है एक जोड़ा जो होता है आपका लिंग गुणसूत्र होता है। जैसे कि यदि पुरुषों की बात करें तो वो XY होता है, और महिलाओं में जो गुणसूत्र होता है वो XX होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। इसके पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए किसमें कितना। मनुष्य में कितने जोड़े? 23, संख्या में बोले 46, कुत्ता में 39, और संख्या में इसका डबल हो जाएगा, जस्ट डबल 78, और चूहा में 21 जोड़ा, और घरेलू मक्खी जो होते हैं उसमें 6, जबकि आपका ड्रोसोफिला मक्खी का जो होता है गुणसूत्र की संख्या वो 4 जोड़ी में होते हैं। मच्छर 3 जोड़ा, गेहूं की जो है 21 जोड़े, आलू के 21 जोड़े, मटर के जो होते हैं आपका 7 जोड़ा, और कपास का में जो होता है वो 26 जोड़ा, और मक्का का जो होता है वो 10 जोड़ा, और जो आपका टेरिडोफाइट है उसमें तो बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलते बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है क्या? नहीं, न्यूमेरिकल नहीं है, क्योंकि हमने पहले ऑप्शन देख रखा है। ऑप्शन में 20-20 है, यानी कैलकुलेट नहीं करना है। क्या निकलना है ये बता दीजिए। आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? काम करना पड़ता है। काम मतलब कार्य, कार्य कैसे मतलब क्या होता है? जूल होता है, तो जूल हमारा ऑप्शन 20 का हो जाएगा। न्यूटन क्या होता है? बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। सी मतलब क्या हो गया आपका? कुलोम्ब हो गया, ठीक है। कुलोम्ब किसका मात्रक होता है? आपका विद्युत आवेश का। पीए मतलब क्या हो गया? पास्कल किसका मात्रक है? तो ये दाब का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, अवरोही क्रम दर्शाता है। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया कि घटते 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 क्रम, यानी पहले बड़ा लिखाएगा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, छोटा 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 घटते चल जाएगा। तो यहाँ पे कौन लिखाएगा? ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु का सही क्रम। तो हाइड्रोजन परमाणु किसमें, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, एल्काइन, एल्किन, एल्केन है। तो हाइड्रोजन परमाणु किसमें अधिक होता है? एल्केन में सबसे अधिक होता है। तो एल्केन जो होगा वो आपका 1 नंबर पे आना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों आप ऑप्शन खत्म हो गया, बचाइए। तो एल्केन 1 नंबर पे आएगा, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, यही आपका 3 नंबर क्या है, मतलब सही हो जाएगा। एल्केन 1 नंबर पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। बैकग्राउंड में जो है ना बकरी का बच्चा बहुत डिस्टर्ब करता है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको लेवल का पता चल गया होगा, इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया होगा कि रिपीट क्वेश्चन बहुत होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत रिपीट होता है, अर्थात कह सकते हैं वो रेलवे के लिए एकदम सबसे प्यारा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और हम लोग इस बार इसको छोड़ने वाले हैं नहीं। तो आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या होगा, है कि नहीं? पता ही होगा। लेकिन चलिए क्या ऑप्शन क्या है कि इनमें रक्त उच्च दाब पर झटके से तेजी से बहता है। नहीं, यही हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वही रहता है, लेकिन ये कर क्या रहा है कि ऑप्शन कभी उधर एयरफेयर कर रहा है, ऑप्शन एयरफेयर कर रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल जो होता है 15 से 20 दिन होता है। बिल्कुल सही है। यह शरीर के वजन का 7 से 8% होता है, ये कथन भी सही है। रक्त सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, ये भी सही है। अब सत्य जो नहीं था वो बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, रक्त के संदर्भ में आपको पता होगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, अर्थात ये क्षारीय होता है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, इसका रंग जो होता है आपका लाल होता है। और एक हीमोग्लोबिन जो होते हैं 4 ऑक्सीजन परमाणु को एक साथ ढो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि डैश की खोज के बाद हुई थी और इसे इकासिलोकॉन से बदल दिया गया था। हाँ, ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आ गया
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये एका सिलिकॉन इसमें से किसका नाम था, यानी कि बाद में खोज हुआ था लेकिन पहले ही उसका एका सिलिकॉन के नाम से रखा गया था। किसका था, चलिए इसको एक बार हम निपटा लेते हैं। इससे बनने वाले क्वेश्चन 3 तरह के इसके क्वेश्चन बनते हैं, और वो 3 तरह के कौन, या तो स्कैंडियम होगा, या गैलियम होगा, या जर्मेनियम होगा। ये रूबिडियम का कोई काम नहीं है। ठीक है, देखिए मेंडलीफ ने, ये मेंडलीफ के जमाने का है कि मेंडलीफ ने क्या किया था, अनुमान लगाया था कि जो बाद में कुछ ऐसे तत्व का खोज होगा जिसका नाम उन्होंने उसी समय कर दिया था। उस समय जो वो किए, क्या गया था उसका नाम, वो क्या किए कि जो उस समय ज्ञात था, ठीक है, उसके पहले उन्होंने एका लगा दिया। जैसे कि स्कैंडियम के लिए जगह छोड़ दिया और स्कैंडियम का नाम रख दिया एका बोरोन, और गैलियम के लिए नाम रख दिया वो एका एल्युमिनियम, और जो आपका जर्मेनियम था उस जर्मेनियम के लिए एका सिलिकॉन नाम रख दिया। ठीक है, तो जो एका सिलिकॉन उसके द्वारा नाम रखा गया था, बाद में उस जगह पे कौन आया था, जर्मेनियम आया था। तुम्हारा क्या हो जाएगा, जर्मेनियम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश अंतिम उपधातु है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल हमारे पास कितने धातु हैं, 7। चलिए इसको पीरियोडिक टेबल से आपको एक बार नजर डालते हैं। यहाँ जो है आपको तो याद हो गया होगा कि कहाँ पे उपधातु है। ये जो आप ग्रीन वाला देख रहे हैं जहाँ ये चल रहा है, यही क्या आपका उपधातु है। तो उपधातु में सबसे अंतिम उपधातु कौन है, तो अंतिम उपधातु आपका कौन है, ये आपका यहाँ देख सकते हैं परमाणु संख्या 84 जो है आपका, ये क्या है, अंतिम उपधातु है। ठीक है, यानी कि जो है हमारा क्या हो जाएगा, पोलोनियम, इसका आंसर हो जाएगा क्या, पोलोनियम। यदि पहला उपधातु पूछ देता तो क्या होता है, बी, यानी कि बोरोन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कई बार इसके पहले पूछा हुआ था कि बताइए कि ऐसा कौन सा उपधातु है जो कि 2 है ना, कौन सी आवर्त में जो है 2 उपधातु पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक ये हो गया और एक जो है आपका ये वाला था। याद है ये क्वेश्चन, याद है या नहीं है, पिछले ही सेट में करवाया गया था। तो ये जो है आपसे पूछा गया। तो आवर्त जो है आपका, ये आपका कौन सा आवर्त है, चौथा आवर्त है, और ये आपका 5वां आवर्त है। तो चौथा और 5वां आवर्त में क्या है, 2 उपधातु है। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बने हैं उपधातु से, जो हम बता चुके हैं और रिवाइज भी करवा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डैश मेजरेस द स्पीड ऑफ वर्क डन, यानी कि जो आपका काम करने की गति है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर, यानी शक्ति कहते हैं। शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। पता ही आपको हिंदी में या इंग्लिश में बुक में दे दिया गया है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, यानी कि इसका मात्रा की बात करें तो जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा, जो कि 1 वाट के बराबर होता है। और शक्ति का सही मात्रा क्या होता है, वाट होता है। देखिए शक्ति का अन्य मात्रक भी है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर एचपी, और 1 एचपी बराबर क्या होता है, 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाया जाए। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में डैश होता है। तो स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में कौन सा होता है, तो ये इसमें जो होता है आपका पुनर्जनन होता है। क्या होता है, पुनर्जनन होता है। ठीक है, क्या होता है, पुनर्जनन। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको ये याद होगा कि हमने जो है इसके बारे में रिवाइज करवा चुके हैं, कई बार करवा चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पुराने हैं तो आपका इतना ना प्रैक्टिस हो गया होगा कि अभी तक में कि आपको याद बहुत सारे चीज़ हो गया होगा, और अच्छा से आप समझिए, भारी क्वेश्चन को भी आपको समझ में आसानी से आंसर दे सकते हैं। देखिए अलैंगिक जनन होते हैं कई प्रकार के। इसमें से आपका क्या होता है, एक विखंडन होता है या द्विखंडन, जो कि आपको ईस्ट और अमीबा में देखने को मिलेगा, और वहीं बहुखंडन जो है आपको जो प्लाज्मोडियम है उसमें देखने को मिलेगा। जहाँ तक रह गया खंडन की बात, तो स्पाइरोगायरा में, और ये खंडन जो होता है ये पुनर्जनन का ही एक रूप है। इसी पे आया था कि, और जो पुनर्जनन होता है वो प्लेनेरिया में आपको जो है ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था, बताइए स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुनर्जनन, क्योंकि खंडन में क्या है, पुनर्जनन का एक स्वरूप है, और ये आपको हम बहुत बार करवा चुके हैं। मुकुल जो है ईस्ट और हाइड्रा में जो भी क्या है आपको ये मुकुल देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए बहुत ही ज्यादा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना हो, ये परिवर्तन ना होने का गुण डैश कहलाता है। यानी कि वह हम कौन सा कार्य करें किसी पदार्थ पर उसके आकार में परिवर्तन ना हो। तो ये आकार में यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो वस्तु क्या है, दृढ़ है। क्या है, दृढ़ है। ठीक है, दृढ़ है। तो आकार यहाँ पे खत्म, यहाँ पे बात हटा दीजिए कि उसके आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उस गुण को क्या कहते हैं, हम दृढ़ता कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ता। अब रह गया कि इस कार्य को क्या कहते हैं, तो बाह्य बल होगा, है ना। बाह्य क्षेत्रफल नहीं कोई तुलना बनता है, क्या होगा, बाह्य बल। तो बाह्य बल कार्य करने के बाद भी जो है इसमें परिवर्तन नहीं होता तो उसको हम दृढ़ता कहते हैं। क्योंकि बाह्य बल लगाने से क्या होता है, कई सारी चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन जो दृढ़ वस्तु होता है उसमें नहीं आता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। तो बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं? तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसी को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। ये क्वेश्चन भी आपको हमने डिस्कशन में इसका आंसर हमने कभी पिछले वीडियो में करवाए थे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। जबकि बिना बुझा चूना जो है कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, ये इसको जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना भी कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या है? बुझे हुए चूना है। इसका फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? चूना पत्थर कहते हैं, या इसी को संगमरमर भी जो है कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है। जो होता है, देखिए ब्रह्मांड की कोई वस्तु यदि किसी वस्तु को आकर्षित कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ना गुरुत्वाकर्षण कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण। अब यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का ही नियम आपसे पूछ दिया गया कि गुरुत्वाकर्षण ये होता क्या है। तो क्या होता है? उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के वित्त क्रमानुपाती होता है। देखिए पहले तो आपको क्या करते हैं कि बता दिया जाए कि जो आपका होता है ये ना जो गुरुत्वाकर्षण के नियम वो कहता है क्या है। फिर यहाँ पे हम आते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है? आपको पता होगा कि ये m1 m2 बाय d स्क्वायर। डी क्या हो गया? आपका दूरी का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? दूरी का स्क्वायर। ये क्या कहता है? आपका जो दो वस्तुओं के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समान अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब है समानुपाती, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के वित्त क्रमानुपाती होता है, जिसको फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर m1 m2 बाय d स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ आके देखते हैं कि क्या कहता है। तो गुरुत्वाकर्षण में क्या कह रहा है कि उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक, बिल्कुल सही बात है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के वित्त क्रमानुपाती होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा सही क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्रव्यमान के योग पूछ दिया, योग ने गुणन होगा। आपको पता था कि ए बराबर क्या होता है? m1 m2 बटे d स्क्वायर या फिर r स्क्वायर, d स्क्वायर है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो जाएगा। सी क्या कहता है? उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक, द्रव्यमान के गुणन। तो ठीक है, ये भी यहाँ तक सही है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के वित्त क्रम, ये भी तो आपका वही कर रहा है, जो ए कर रहा है वही आपका सी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, हो सकता है टाइपिंग या मिस्टेक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ए और सी दोनों में ही क्या है? सही, दोनों ही एक ही कथन यहाँ पे है। हाँ, डी में क्या कहता है? उनके द्रव्यमान के गुणन के वित्त क्रम। तो नहीं, ये तो गलत हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? आपका कोई है तो दोनों सेम टू सेम ही है, तो दो ऑप्शन क्या है? दोनों ही सही है। डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार की होती है। तो समान आकार की किसमें होती है? और आभासी। तो आभासी उत्तर में बनता है लेकिन छोटा बनता है, आभासी जब इसमें बनता है तो बड़ा बनता है, लेकिन समान आकार का इसमें नहीं बनता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि समतल दर्पण है। समतल दर्पण जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं वही क्या होता है? समतल दर्पण होता है। इसमें क्या होता है? आभासी बनता है और आपका जो प्रतिबिंब होता है वो आप ही के समान का होता है। ऐसा नहीं कि आप जैसा है उससे बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। तो जो खारे पानी में पौधा होता है उसको क्या कहते हैं? तो ये आपका क्या होता है? हेलोफाइटा कहलाता है। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को हम हेलोफाइटा कहते हैं, हेलोफाइटा कहते हैं। हेलो, पानी में हेलो। ठीक है, तो ये कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये इस तरह का बताइएगा। आप इसको देखे हैं, आप इसको जरूर देखे होंगे, जिसका नाम जानते हैं तो आप हमें बता दीजिएगा। देखिए हेलोफाइटा क्या होता है? आपका खारे पानी में जो पैदा होने वाला जो पौधा होता है उसको हम हेलोफाइटा कहते हैं। ज़ेरोफाइटा का मतलब क्या हो गया? जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र का जो वनस्पति होता है उसको ज़ेरोफाइटा कहते हैं। जबकि जो दलदली या फिर भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाला जो वनस्पति होता है उसको हाइग्रोफाइटा कहते हैं। और जो जल प्लावित क्षेत्र के वनस्पति होते हैं उसको हाइड्रोफाइटा कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में आएंगे तो आपको आगे भी बताया जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बताने वाले कौन थे? ये आपका जेम्स मैक्सवेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? रक्त एक डैश ऊतक है। तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक क्या है? संयोजी ऊतक है। संयोजी में से क्या है कि तरल संयोजी है। तरल संयोजी में से भी क्या है कि अर्ध ठोस तरल संयोजी ऊतक है, जिसका जो कि हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? ये रक्त लाल दिखाई देता है। और एक हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो 4 ऑक्सीजन परमाणु को अपने पास क्या कर सकते हैं? ढो सकते हैं। और आप ध्यान रखिएगा ये सब बातें। और रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है।
और जो आपका रक्त आरबीसी की जो काल होता है वो 115 दिन से 120 दिन इसका जीवन काल होता है, जो कि परिसंचरण तंत्र में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि जंतु के जो ऊतक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोजी ऊतक, और ये संयोजी ऊतक क्या करता है, शरीर जो होता है इसी से जो शरीर के विभिन्न अंग को ये आपस में जोड़ने का काम करती है। जैसे आपका अस्थि हो गया, रक्त हो गया, लसिका हो गया, ये सभी क्या है, संयोजी ऊतक है। ठीक है, तंत्रिका एक होता है आपका तंत्रिका ऊतक, दूसरा क्या है तंत्रिका ऊतक, जो मस्तिष्क होता है वो तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तीसरा आपका पेशीय ऊतक, जो पेशीय इसकी जो होती है पेशियां, ये क्या करता है, पेशियां बनाने का काम करता है। एक होता है, चौथा होता है आपका उपकला या फिर एडिपोज ऊतक, इससे क्या होता है आपका त्वचा जो बना होता है वो एडिपोज ऊतक का ही बना होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपके वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इतनी हमारी इस मेहनत को जो है जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट करके हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपका कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर कीजिएगा तभी तो हमारा भी और हौसला बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। ठीक है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और इसको सभी लोगों के पास पहुंचाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।